नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए हर शाम को 4 बजे लेकर आती हूं हेलो मनी 9। पर्सनल फाइनेंस पर हम बात करते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग पर हम बात करते हैं। और जब बात आती है फिनेंशियल प्लानिंग की तो बार बार हमारे एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि हमेशा आपकी जो फिनेंशियल प्लानिंग है उसकी शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि आप किस गोल के लिए बचत करना चाहते हैं, किस गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस गोल को भविष्य में आप हासिल करना चाहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट गोल जो हर पेरेंट की लाइफ का होता है वो होता है कि बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए वो बचाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के लिए वो निवेश करना चाहते हैं ताकि आगे हायर स्टडीज़ में पैसों को लेकर कभी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि एजुकेशन लोन एक रास्ता ज़रूर बचता है, लेकिन अगर अपना पैसा हो तो क्या बात है। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड कैसा विकल्प रहेगा। और म्यूचुअल फंड में भी इन दिनों हम देख रहे हैं, इन दिनों का ये पुराना ही ट्रेंड रहा है कि फोकस्ड प्लान या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनियां लेकर आती है, जिसमें अगर मैं देख रही थी कि 10 साल का अगर हम रिटर्न देख रहे थे तो वो करीब 12 से 15% के बीच में रहा है। कुछ फंड्स काफ़ी पॉपुलर हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे कि SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, UTI चिल्ड्रन करियर फंड, टाटा यंग सिटीजन फंड, और इन सब में रिटर्न आपको नज़र आएगा। 10 साल का रिटर्न जो है अभी आपके सामने स्क्रीन पर तो 13%, 14%, 10% की रेंज में हमें नज़र आ रहा है। तो क्या अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के फ्यूचर को मद्देनज़र रखकर, तो आपको क्या ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक जो सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो चुनना चाहिए या रेगुलर चुनें? क्या इन दोनों के रिटर्न में अंतर होता है? इन दोनों में निवेश करने में क्या फ़ायदे और नुकसान है? आज इसी को हम डिकोड करने वाले हैं और इसमें मेरी मदद करेंगी फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। थैंक यू सो मच प्रबलीन, आपने वक्त निकाला। वेलकम टू मनी 9। 2024 का हम पहला शो साथ में कर रहे हैं तो हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल बनता है। थैंक यू सो मच। Thank you, Priyanka, and very happy New Year to you too and all your viewers. Yes, और अगर वो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो प्रबलीन से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहते हैं तो यही वो मौका है जब आप प्रबलीन से अपना सवाल रख सकते हैं प्रबलीन के सामने। कैसे भेजे सवाल? तो 3 रास्ते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या फिर अगर लंबा सवाल आप व्हाट्सएप नहीं लिखना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कीजिए, या फिर यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी देख रही हूँ हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। जैसे कि मोहित जी का सवाल आ चुका है, हेमंत जी का सवाल है, संदीप उपाध्याय का, इन सबको हम एक एक करके टेकअप करेंगे। पर पहले थोड़ा सा सेट करते हैं मूड कि हम आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है प्रबलीन ने इस टॉपिक पर काफ़ी हमें पहले भी मदद की है। प्रबलीन, जब बच्चों के भविष्य के प्लानिंग की बात आती है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ये आपको कैसा ऑप्शन दिखते हैं? और अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है तो निवेश के पहले आप उन्हें क्या क्या बताती हैं? ये चेकलिस्ट देती हैं कि भाई इन बातों का आप ध्यान रखिए, इन आप अच्छी बातें और इन खराब बातें, यानी फायदे, प्रोज एंड कॉन्स जो है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। प्रियंका, अगर हम एजुकेशन प्लानिंग की बात करें तो कुछ चीज़ें जो इस टाइम पे रियलिटी है हमारी कंट्री में, वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है, जब हम एजुकेशन को देखते हैं, वो एक जो जनरल हम CPI बोलते हैं कि महंगाई की दर कितनी है, अगर हम 6% लेके चलते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है, यानी कि 12% भी जा रही है। सो अगर आपका 12% इन्फ्लेशन तक जा रहा है, तो हमारी जो चॉइस ऑफ एसेट क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम इस परसेंटेज को 9 to 12 की रेंज में भी लेके चले, तो भी इक्विटी एक तरीके से एक ऑप्शन नहीं है कि अच्छा लग रहा है तो हम इन्वेस्ट कर ले। इट्स ऑलमोस्ट ए नेसेसिटी, बिकॉज अगर हम इक्विटी का चुनाव नहीं करेंगे या कुछ परसेंटेज एलोकेशन इक्विटी में नहीं रखेंगे, तो जो हमारे लक्ष्य के लिए जितना हमें इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज आपकी फिक्स्ड इनकम के द्वारा की हुई जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वहां पे आप अपना एजुकेशन इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है उसको भी नहीं बीट कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली लंबे समय का जब आपका लक्ष्य, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी पैदा हुए हैं, 2 साल 3 साल के हैं, लंबे समय का लक्ष्य है,
तो डेफिनेटली इक्विटीज इज द प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो आपको चुनना चाहिए, जो आपकी एसेट क्लास ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जहाँ पे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे अभी 2 या 3 साल में ही कॉलेज जाने वाले हैं, वहाँ डेफिनेटली थोड़ा हमारा जो चॉइस है वो डिफर कर जाता है। बट इक्विटीज का मेन बेनिफिट है कि ये हमारा इन्फ्लेशन बीट कर सकता है लंबे समय में, हमें नॉन लीनियर कंपाउंडिंग देता है, उतार चढ़ाव रहते हैं जो इसका हल्का सा ड्रॉबैक है। बट ये इसका जो लंबे टाइम में ये जो ड्रॉबैक है ये कमी नहीं रहती है। इसको हम ओवरकम कर जाते हैं और जो हमारे फाइनल रिटर्न्स हैं वो हमारे किसी भी जो लीनियर ग्रोथ वाला कंपाउंडिंग प्रोडक्ट है जैसे पीपीएफ हो गया या सुकन्या समृद्धि हो गया, उसको हैंड्स डाउन बीट कर जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको घबराना नहीं है जो बीच में उतार चढ़ाव होते हैं। एंड आई थिंक इक्विटी का कहीं ना कहीं एक अच्छा परसेंटेज में एलोकेशन रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे अपने बच्चों के एजुकेशन गोल को पूरा करने के लिए। ओके और आपने ये भी कहा कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, अगर छोटे बच्चे तो इक्विटी, थोड़े बड़े होते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम उन्हें थोड़ा सा अलग सजेस्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या जी। एसेट मिक्स अलग होता है? अगर बच्चे बड़े हैं, मान लीजिए 2-3 साल में ही कॉलेज जाने वाले हैं और आपने कुछ प्लानिंग नहीं की और अब करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर किस तरह के एसेट आप सजेस्ट करती हैं? प्रियंका, योर एंड माय सन देर ऑलमोस्ट द सेम एज, आई थिंक अब 9th-10th क्लास वाली जो एज ग्रुप है, तो अगर हमारे अपने बच्चों के लिए 2 साल बाद या 3 साल बाद हमें फंड चाहिए और ऐसा हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम 2 या 3 साल में रिस्क लेके पूरा कुछ इक्विटी में यहाँ नहीं डाल सकते हैं। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए हम अगर अब थोड़ा सा फ्लैशबैक करें और हम देखें कि 2017 है, 2020 में कोविड आया और 2020 में ही आपके बच्चे को कॉलेज जाना था, यानी कि आप बहुत जोखिम उठा रहे हैं कम समय में पूरा एलोकेशन इक्विटी में लेके। हम कुछ मिक्स्ड प्रोडक्ट यहाँ पे चूज करेंगे जहाँ पे आई फील आपका एलोकेशन 2 इयर्स से लेके 5 इयर्स की रेंज में है, डिपेंडिंग। आप मेरे ख्याल से मल्टी एसेट या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का ज्यादा परसेंटेज रखिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क मिलता है बट यू आर स्टिल गेटिंग इक्विटी एक्सपोजर। और जहाँ पे आपका बिल्कुल ही कम समय का एक्सपोजर रहेगा, आप 2 साल में ही आपके बच्चे को कॉलेज जाना है, वहां पे थोड़ा और कंजर्वेटिव, वहां पे हम मल्टी एसेट पे भी या तो कंजर्वेटिव ऑप्शन उठाएं या फिर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अपनी डेट फंड्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की तरफ ही रखें। ओके। सो वहां पे भी हम ग्रेडेड मैनर में कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर की फी लेके चलते हैं, उसका होराइजन आपका 2 साल दूर है, सेकेंड ईयर की फीस आपकी 3 साल दूर है होराइजन, तो आप इसको स्टेजेस वाइज भी प्लान कर सकते हैं। सो ये टोटली बॉइल्स डाउन कि आपके पास कितना समय है, उस हिसाब से आप अपनी एब्सोल्युटली। स्ट्रैटेजी जो है वो चुनते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि लोग दो सोल्यूशन इनमें दिए जा रहे हैं, एक बच्चों की पढ़ाई चाइल्ड प्लान के नाम से, दूसरा रिटायरमेंट। तो चिल्ड्रन प्लान जो है, क्या ये रेगुलर म्यूचुअल फंड से बेटर है क्योंकि इनमें ये लेबल लगा हुआ है सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान? तो मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा फोकस्ड शायद अटेंशन दे मेरे बच्चे के एजुकेशन की पढ़ाई के लिए। क्या ये रेगुलर म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं, उनसे डिफरेंट हैं रिटर्न वाइज, परफॉर्मेंस वाइज? और जनरली आप क्या कहती है, अगर कोई एकदम आके कहे कि प्रवीण मुझे तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, देन आप सजेस्ट करती हैं कि अगर यही फोकस है, यही गोल है, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स की तरफ जाइए? सो प्रियंका, पहले तो मैं इसका जेनेसिस बताती हूँ। क्या होता है कि इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिक नेम के द्वारा कोई भी जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस में देख लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स में देख लीजिए, वो इन्वेस्टर्स को थोड़ी क्लैरिटी देता है कि ये प्रोडक्ट तो आपके बच्चों की इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट आपके रिटायरमेंट के लिए है। तो आई थिंक एक क्लैरिटी आती है इन्वेस्टर्स को और उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे निवेश करके ये स्पेसिफिक गोल हमारा पूरा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक जो इंडस्ट्री की नीड होती है कि भाई आप एक तरीके से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आपकी किटी में होने चाहिए जो आपके स्पेसिफिक सोल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हो। जहां तक एज ए कैटेगरी इसका सवाल है या कितने अच्छे हैं, 12-13 हजार करोड़ रुपए की कैटेगरी है, इनफ्लोज आ रहे हैं इसमें बिकॉज मेरे ख्याल से कुछ इसमें 12-13 फंड्स हैं पर अच्छे मैनेज किए गए फंड हैं प्रियंका इस कैटेगरी में। बट एक तरीके से अगर हम देखें तो अभी डिफरेंटली मैनेज्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपके एसबीआई में एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, एक सेविंग्स प्लान भी है, तो निवेशक को पता होना चाहिए कि हमें
अगर हमें एसबीआई का चिल्ड्रंस फंड लेना भी है तो हम उसके इन्वेस्टमेंट वाले में लेंगे या सेविंग्स वाले में लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसका बेंचमार्क वैसे एग्रेसिव हाइब्रिड वाला है, बट वो ब्रॉडली इस टाइम पे देखें तो काफी मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है। अगर आपने टाटा का नाम लिया था तो वो एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ऑपरेट करता है। सो विद इन द चिल्ड्रंस प्लान सारे फंड्स एक तरीके से रन नहीं किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रन किए जाते हैं। लेकिन ये और इक्विटी नाउ ही हैवी फंड्स हैं, ये इक्विटी हैवी स्कीम्स ही हैं, राइट? दे आर इक्विटी स्कीम्स। इसमें डेट भी है, डेट भी ओके। है। जैसे एसबीआई के दो ऑप्शंस हैं, तो एक डेट हैवी है, एक इक्विटी हैवी है। यूटीआई में भी एक डेट हैवी है, एक इक्विटी हैवी है। बट आई थिंक प्रियंका, नाउ द प्रॉब्लम इज, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आज हमें चाहिए कि भाई हमारे बच्चे ने कॉलेज जाना है, 10 साल की अगर हम एक बेसिक, आप साउथ इंडिया के एक मेडिकल कॉलेज को उठाइए तो आपकी 10 से 12 लाख की एनुअल फी जाएगी। तो अब राइट। अगर हम एक 50 लाख का एक कॉर्पस लेके चले कि भाई बच्चे की 4-5 साल की एजुकेशन में जाना है, ट्रैवल भी करेगा बच्चा, आप भी बच्चे के पास ट्रैवल करेंगे, तो ओवरऑल क्यूमुलेटिव एक एक्सपेंस लेके चले। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, मान लीजिए आज 2-3 साल का है, 15 साल बाद वो कॉलेज जाएगा, अगर हमने 9% की भी इन्फ्लेशन ली तो ये टारगेट 15 ईयर्स बाद बन जाएगा 1 करोड़ 80 लाख रुपए। हम्म। अब इसके लिए हमें करीबन 36,000 की इन्वेस्टमेंट करने की, एसआईपी अगर हम सिर्फ इक्विटी को चूज करें, हमने 12% का बड़ा बेसिक रिटर्न लिया तो आपको 36,000 की एसआईपी करने की जरूरत है। नाउ एज एन इन्वेस्टर जब आप देखते हैं, क्या आप पूरा 36,000 एक फंड में डालना चाहेंगे, एंड विल यू वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन फंड की वो आपका पूरा कॉर्पस आपको क्रिएट करके दे? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, मुझे लगता है कि चिल्ड्रन वाले जो ये फंड्स हैं, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि इनमें लॉक इन होता है 5 साल का, या फिर जब तक बच्चा 18 का नहीं होता। तो वो ऑटोमेटिकली ना, अगर मार्केट कितनी भी गिरे, क्योंकि आपका पैसा निकल नहीं सकता है, आप में एक डिसिप्लिन आ जाता है, मतलब आप एग्जिट नहीं करेंगे। प्लस आपने चिल्ड्रंस फंड में लगाया है तो आपकी कमिटमेंट की बच्चे के नाम पे है, ज्यादा बढ़ जाती है। बट पर्सनली आई फील कि आप थोड़ा एलोकेशन जरूर रख सकते हैं इनमें, बट बियॉन्ड दिस मे बी आपको, यू वुड वांट कि आपके से इतना अच्छा होराइजन है तो आपके अपने एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप फंड अपने से हो। सो उससे आपका एक ज्यादा डिवर्सिफाइड एंड आई थिंक ज्यादा सॉलिड पोर्टफोलियो बन सकता है। एंड क्योंकि आप बच्चों के नाम पे अपनी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, तो आई थिंक चिल्ड्रंस जितने उनका एजुकेशन का गोल है, आपका एक बार आपका टारगेट सेट हो जाए, आई थिंक उतना निवेश आप बच्चे के नाम पे करिए। उससे ऑटोमेटिकली एज अ पेरेंट आप उसको टच नहीं करना चाहेंगे या ओके, सो बेचेंगे। ये जो 5 ईयर का लॉक इन होता है ना इन प्लान्स में, वो एक है कि लोगों को वो रिटेन करता है, एक क्लोज एंडेड फंड की बिल्कुल। तरह काम करता है। इसीलिए लोग इसे पसंद करते हैं कि भाई मैं इस पैसे को नहीं छूऊंगी, भाई ये मेरे बेटे या के लिए है। सो आपने जैसे 36,000 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि 36,000 रुपये अगर मान लीजिए किसी को निवेश करना है तो आप केवल एक प्लान से स्टिक नहीं करना चाहेंगे, तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए विद द व्यू कि आप सिर्फ बच्चे के पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए भी हो सकता है इसका एक पोर्शन हो, पर हम एक रफ लेके चल रहे हैं कि कोई अगर 36,000 करेगा उसमें आप कितना एलोकेट कर, डाइवर्सिफाई से कैसे करेंगी, किस किस फंड्स के लिए, व्हेन द लॉन्ग टर्म गोल आपका है बच्चों की एजुकेशन? सो इफ वी गो विद आवर एग्जांपल जो 15 इयर्स का था प्रियंका, देन आई वुड लाइक टू हैव, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में थोड़ा पैसिव फंड, थोड़ा एक्टिव फंड का मिश्रण हो सकता है। सो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ स्कोप हो जाता है कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप को जोड़ें, जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। साथ में हमारा लार्ज कैप में एक्सपोजर तो होना ही चाहिए। सो इसको क्रिएट करने के काफी तरीके हैं, पर एक सिंपल तरीका हो सकता है, आप लार्ज और मिड में पैसिव फंड उठा लीजिए और आप साथ में एक स्मॉल कैप एक्टिव फंड जोड़ ओके। लीजिए। नाउ पैसिव इन्वेस्टिंग के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि जो कंपनी बड़ी होती चली जाती है वही इंडेक्स में जुड़ती है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वहां कम होती है। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक मल्टी कैप फंड के साथ। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट होलिस्टिक पोर्टफोलियो जो आपको क्रिएट। ओके फाइन, चलिए, तो आपको यानी केवल एक फंड में आप नहीं चिपकेंगे, सारा निवेश नहीं करेंगे, उसे डाइवर्सिफाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि निवेश करना है। और क्योंकि आपको क्या अंत में तो आपको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, और रिटर्न कैसे मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पर प्रबलीन जैसे एक्सपर्ट कहते हैं, डोंट पार्क ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो आई थिंक ये फॉलो करना है रूल हमें।